हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 72वीं जो BPSC प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज प्लान किया है कि करेंगे क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं और बिहार स्पेशल का फिफ्थ पार्ट है ये। और हमारे ये लेक्चर सीरीज का भी पाँचवा पार्ट है, पाँचवा है लेक्चर है। तो बिहार स्पेशल में इससे पहले हमने 4 वीडियो किए हैं। 4 वीडियो में 56th BPSC से लेकर के 67th BPSC तक का किए हैं। और 67th BPSC में 2 बार एग्जामिनेशन हुई थी। ये वाली जो अभी आज हम लोग पेपर करने वाले हैं वो कैंसिल हो गई थी, तो वो पेपर हम लोग करेंगे। और 67 BPSC की जो पेपर, एक पेपर हमने कर लिया है और ये जो कैंसिल पेपर हो गई थी, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, वो पेपर भी हम लोग आज कर लेते हैं। और 68th BPSC की पेपर करेंगे। तो आज जो हम लोग का है 67th BPSC की जो कैंसल्ड पेपर था वो, और 68th BPSC का पेपर पे एनालिसिस करेंगे। हर दिन हम लोग 2 साल के बिहार स्पेशल क्वेश्चन को करते हैं डिटेल में एनालिसिस। जो लोग नए आए हैं वो पहले आप 1 से 4 वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आप 1 से 4 वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसी है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसको मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जितना कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में किया है। तो प्लीज़ आप पहले 1 to 4 गो थ्रू कर लो, फिर आकर के 5th देखो, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ समय को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिहार में किस तरह की बैंक खोलने की बात की गई है? किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। कृषि विज्ञान बैंक खोलने की बात की गई है, कृषि यंत्र बैंक खोलने की बात की है, कृषि विकास बैंक खोलने की बात की है, या कृषि उत्थान बैंक। तो बिहार गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि फार्मर को हेल्प करने के लिए हम खोलेंगे कृषि यंत्र बैंक। सर इससे क्या होगा? नाम है कृषि के लिए जो यंत्र की जरूरत है, मतलब जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसको आप रेंट पे देंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपके छोटे फार्मर हैं, आप खरीद नहीं सकते हैं कुछ भी, तो आप जो मशीनरी कृषि में यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, आप खरीद तो नहीं सकते, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड टू बाई। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप वहां से रेंट पे लेके आ जाइए। तो ये इसीलिए कृषि यंत्र बैंक खोलने की बात हुई है, ठीक है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ऐसे लोग हैं जो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 बिहार में हुई थी, उसमें कौन से लोग इससे रिलेटेड नहीं हैं? JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। देखिए अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि राजकुमार शुक्ला ने तो बुलाया ही था गांधी जी को, तो ये तो होंगे ही होंगे। दूसरा तो नॉट रिलेटेड पूछ रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से हैं तो उनका भी है। JB कृपलानी जी हैं, ये भी इससे रिलेटेड थे। इसके बाद भी जैसे मजरुल हक जी थे, ये भी आपको चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। इसके बाद आपको ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, ये भी इससे रिलेटेड थे। इसके बाद आपको नरहरि परेख जी थे, वो भी थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो इम्पोर्टेंट फिगर है मैं बता देता हूँ, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, वो भी इससे रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो ये सब चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे, बट राम मनोहर लोहिया जो है सो ये आपको चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 में कुंवर सिंह का जो लीडर थे, कहाँ से लीड कर रहे थे? आसान सा क्वेश्चन है, ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ। तो ये आपको 1857 में ये कहाँ से थे? जगदीशपुर से। कहाँ से थे? जगदीशपुर। कहाँ पे है जगदीशपुर? कहाँ पे है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आपको नवंबर में दीपावली के समय में जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो हजारीबाग जेल से आपको भाग गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गया सेशन होती है कांग्रेस की 1922 में, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ठीक है, तो ये थे चित्तरंजन दास। ये भी हम लोगों ने डिस्कस बहुत बार किया है, क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसमें कौन सी इनको पोर्टफोलियो मिलते हैं? फाइनेंस, डिफेंस, होम या फूड एंड एग्रीकल्चर? तो इनको मिलती है फूड एंड एग्रीकल्चर। अच्छा मुझे बताइए फाइनेंस किसको मिलती है? ये थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। डिफेंस किसको मिलता है? इंटरिम गवर्नमेंट में बलदेव सिंह को।
होम किसको मिलता है? पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को होम मिलती है। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, लेबर किसको मिलती है? तो जगजीवन राम को, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2011 सेंसस के अनुसार से बिहार का किस डिस्ट्रिक्ट में विमेन ज़्यादा है मेन से? मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग द सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो था बिहार का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में 1021 था, और सबसे कम कहाँ पे था? मुंगेर में कितना था? 876। देखिए सेक्स रेशियो दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो नॉर्मल सेक्स रेशियो, एक चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स में 0 से 6 साल के कितने मेल पे कितने फीमेल है। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों याद रखना है हम लोग को, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली सीटिंग कब बुलाई गई थी? 1911 में, 1913 में, 1914 में, 1919 में। तो 20 जनवरी 1913 को कहाँ पे? बांकीपुर कहाँ है? पटना में। यहाँ पे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली सीटिंग हुई थी। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रश्मि कुमारी उस समय में फेमस थी, बिहार से है, ये किस खेल के लिए फेमस है? क्रिकेटर है, या कैरम की चैंपियन है, या फुटबॉल प्लेयर है, या चेस प्लेयर है? तो रश्मि कुमारी जो है ये बिहार से आपको कैरम के लिए फेमस है। ठीक है, और 1992 से ये कैरम खेलती है, और उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एट दैट टाइम वर्ल्ड चैंपियन ये थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रश्मि कुमारी किस खेल से रिलेटेड है, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी कैंडिडेट की कितनी सीट है? शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट है? 38, 40, 44 और 46। अब पूरी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है आपकी? 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40, राज्यसभा की कितनी है? 16। अब लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट है? तो ये है 6। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट है? 6। क्लियर? और शेड्यूल ट्राइब के कितने हैं? 2। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट कितने, अच्छा हम लोग को पूछ रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, एक सेकेंड, नॉट 1 मिनट। हाँ, शेड्यूल कास्ट की लोकसभा में 6 सीट है, एसटी की सीट नहीं है। ठीक है, हमारा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर 243 है। ठीक है, 243 मेंबर में आपको एससी की सीट 38 है और एसटी की सीट 2 है। क्लियर? और यहाँ पे लोकसभा में एसटी की सीट नहीं है, सिर्फ एससी की सीट है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 शेड्यूल कास्ट की सीट है रिजर्व्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज 50% रिजर्वेशन टू वुमेन पंचायत वडीज? बिहार में पंचायत में जो इलेक्शंस होती है उसमें विमेन को रिजर्वेशन 50% कब किया गया? 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2014 में। 2006 में की गई थी। बिहार पहला स्टेट बना था जो आपको विमेन की रिजर्वेशन को 50% कर दिया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस साल में बिहार से झारखंड अलग हुआ था? तो ये है 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन इन बिहार? बिहार में ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन लॉन्च किया गया था। उसमें टोटल 7 डिपार्टमेंट थे। उसमें 7 में थे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, देन एससी एंड एसटी डिपार्टमेंट, देन बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये 7 डिपार्टमेंट उस समय न्यूज में थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि संथाल रिवेलियन 1855 में कौन नेतृत्व कर रहे थे? बहुत बार हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था। सिद्धू एंड कान्हू 1855-56 में संथाल रिवोल्ट को नेतृत्व कर रहे थे। क्यों किए थे ये भी मैंने बताया था। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो ये भी हमने बात कर दिया था कि कांग्रेस की लखनऊ सेशन हो रही थी 1916 में। वहाँ पे राज कुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि भाई देखिए चंपारण में जो पीजेंट है उसकी स्थिति बड़ी ख़राब है, तो आप आइए एक बार वहाँ पे देखने। सो दैट इज द राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि
बोध गया में किसको इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सिमाधार स्वामी को, पारसनाथ स्वामी को। तो ये है आपको गौतम बुद्ध को 35 साल की उम्र में, ठीक है, आपको इनलाइटमेंट मिली थी। कहाँ पे? बोध गया। इसका नाम है उर्वेला। अगर उरुवेला भी आपको कहीं पे दिखेगा तो आप समझना बोध गया। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस ट्री के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। कौन सी नदी थे? निरांजना नदी। इतना याद रखिएगा। अगला है कि पटना में अनुशीलन समिति बनाई गई थी 1913 में, किसके द्वारा? तो मैंने आपको कल क्लास ले रहा था तो मैं बताया कि अनुशीलन समिति पहले 1902 में बनाया गया था, परमानाथ मित्रा के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था, और इसके हेड जो थे वरिंदर कुमार घोष थे। और इसकी 2 ब्रांच पहले खोली गई थी, एक ढाका ब्रांच और एक कलकत्ता ब्रांच। कलकत्ता ब्रांच को युगांतर ग्रुप बोलते थे, और ढाका जो था उसका हेड जो है सो ढाका में था। तो मैंने ये आपको बताया था। तो इसी तरह पटना में भी इसका एक ब्रांच खोला गया। पटना में जो खोला गया तो 1913 में अनुशीलन समिति का ब्रांच पटना में खोला गया था, और उसमें आपको बंकिम चंद्र मिश्रा ये आपको इसके जो है सो हेड बने थे, और ये खोला था सचिन नाथ सान्याल ने। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसके जो लीडरशिप किसके हाथ में थी तो बंकिम चंद्र मिश्रा के हाथ में थी, बट इस्टेब्लिश किया था सचिन नाथ सान्याल ने। क्लियर? याद रहेगी? इस पे हम लोगों ने पहले क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। देखिए, आप अगर पूरे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इसमें ईयर दे दिया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1930 में, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। सो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये किसके द्वारा? फूलन चंद्र तिवारी कुछ पढ़ा था आपने? नहीं, फूलन प्रसाद वर्मा पढ़ा था। तो फूलन प्रसाद वर्मा, इसके बाद क्या किया था आपने? फूलन प्रसाद वर्मा जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, रामानंद मिश्रा थे। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है, तो हम इसमें ये ऑप्शन लिख देंगे। बाकी और भी लोग थे, फूलन प्रसाद वर्मा के अलावा, जयप्रकाश नारायण के अलावा गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, इन सब ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनाई थी। अगला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में, पावापुरी में। तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रोहतास, बिहार। अगला क्वेश्चन है कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? अब देखो, 3-4 तरह के क्वेश्चन मैंने बोला था कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कब हुई थी? 483, 383, 250 और 72 AD। इसके बाद मैंने बोला था कौन राजा हुआ करता थे, तो इसमें मैंने बोला था अजातशत्रु, इसके बाद काल अशोका, इसके बाद मैंने कहा था कि अशोका, और इसके बाद कनिष्क। इसके बाद मैंने बोला था कि एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट कौन कौन थे। तो पहला जो था उसमें था महाकश्यप। दूसरा जो था वहाँ पे थे सबाकमी। कौन थे? सबाकमी। तीसरा जो थे उसमें मोगली पुत्र तिस्सा प्रेसिडेंट थे, और चौथा जो था उसमें वासुमित्र एंड अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है सो वाइस प्रेसिडेंट थे। ये भी याद आपको रट्टा मार के रखना है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो थे वो थे महाकश्यप। क्या थे? महाकश्यप। और कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था वो भी आप एक बार देख लेना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हिनायना और महाना का डिवीजन हुआ था। तो इतना कम से कम याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में माइका डिपॉजिट पाया गया है? बिहार का किस जिला में माइका डिपॉजिट है? अब ऑप्शन दिया है रोहतास, पटना, गया, सारण। तो माइका प्रोडक्शन जो है वो तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट, सब जगह डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट में माइका होगा, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा, या जो ऑप्शन है उसमें माइका कहाँ पे है? ठीक है, क्योंकि माइका जो है सो जमुई में भी है, भागलपुर में भी है, मुंगेर में भी है। क्लियर? बिहार का तीसरा पोजीशन आता है माइका प्रोडक्शन में। तो अब ये नवादा में भी है। ठीक है, तो गया जो है वहां पे आपको माइका डिपॉजिट बिहार में है। इसके अलावा भी है जमुई, भागलपुर, मुंगेर वगैरह में, बट गया इज ऑल्सो आपका माइका का डिपॉजिट वहां भी है। अगला क्वेश्चन है कि सोन और गंगा का कन्फ्लुएंस
किस डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सोन और गंगा मिलती है। ठीक है, तो अब ये पटना में, बक्सर में, भोजपुर में, नालंदा में कहाँ मिलती है? तो ये है सोन और गंगा रिवर जो है सो मिलती है पटना जिला में, मनेर पटना में, मनेर पटना में। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अगला है कि बिहार का पहला रामसर साइट, बात कर लिए हैं कि बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है। पहला रामसर साइट जो घोषित हुआ था वो था कांवर लेक, कांवर ताल भी इसको बोलते हैं। ये है कहाँ? बेगूसराय में। इसके अलावा कौन कौन है भाई? इसके अलावा कौन कौन से हैं रामसर साइट? बहुत सारे हैं, उदयपुर वाले झील हो गए, है ना, गोकुल जलाशय हो गया, नागी नकटी हो गया, है ना, तो ये सब भी आपको है। और इसका कांवर लेक जो है सो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। मतलब ऐसे कट जाता है, जो ऐसे कट के जो नदी ऐसे चल रही है, अब नदी ऐसे घूमी, ठीक है, उसके बाद नदी ऐसे ही रह गया, ये पार्ट कट गया, ठीक है, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अगला है कि ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ब्रह्मयूनी हिल जो है गया का सबसे हाईएस्ट हिल है। ठीक है ना, ये ब्रह्मा जी के नाम पे बना है, गॉड ब्रह्मा के नाम पे इसका आपको नाम ब्रह्मयूनी हिल पड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या है? गया। अगला है कि कौन सी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है बिहार का, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन? देखो बिहार में टोटल 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 1 2 3। ठीक है, अब 3 में 2 है, एक ए है, एक बी है। ठीक है, तो अब सबकी डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में है? नॉर्दर्न ईस्ट में, नॉर्दर्न वेस्ट में, साउदर्न ईस्ट में और साउदर्न वेस्ट में। ठीक है, किस में है? तो अगर आप मैप एग्रो क्लाइमेटिक जोन का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्दर्न वेस्ट वाले में है। मतलब बिहार ऐसा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न वेस्ट वाले में है। ठीक है, 4 क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है ऐसे। ठीक है, सो दिस वन इज द नॉर्दर्न वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्दर्न ईस्ट है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक 1 इसको बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और ये यहाँ जो ये है ये 3A और ये 3B। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्दर्न वेस्ट वाले में है। ठीक है, ये साउदर्न वेस्ट है, ये साउदर्न ईस्ट है। 4 जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है सो नॉर्दर्न वेस्ट में है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्दर्न वेस्ट में है, नॉर्दर्न ईस्ट में कम है। ठीक है, फिर इसमें देख लो साउदर्न वेस्ट में और साउदर्न ईस्ट में। रट्टा मार लेना है, समझ में आ गया? अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 68वीं बीपीएससी का है। हु इस्टेब्लिश स्वराज दल? बिहार में स्वराज दल किसने बनाया था? देखिए स्वराज पार्टी कब बनी थी? जब गया में आपको चित्तरंजन दास के प्रेसिडेंटशिप में आपको कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, 1922 में। उसके बाद क्या हुआ था कि वो रिजाइन कर दिए थे और बनाई गई थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अब उसी का एक ब्रांच, उसी का ब्रांच आपको स्वराज पार्टी बनाई गई थी, उसके बारे में हमने बहुत बात की है, तो हम फिर से डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। उसी का एक ब्रांच बिहार में आपको कृष्णा सिंह ने बनाया था, स्वराज दल। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्ट सत्याग्रह, बिहार में जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था तो सॉल्ट को मेकिंग के अलावा पीपल जो है कौन सा टैक्स देने से अपोज किया था? देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन कि कौन से टैक्स उन्होंने, देखो बिहार तो लैंडलॉक्ड है, तो वहाँ पे तो समुद्र है नहीं, तो बोला कि सॉल्ट अगर नहीं बना सकते तो हम लोग कुछ और करेंगे सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो चौकीदारी, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया? चौकीदारी टैक्स। अब ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको रिपीटेड नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाउंड बाय श्री कृष्णा सिंह रिजाइंड इन February 1934। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले। मैंने इसीलिए 56 बीपीएससी से स्टार्ट किया था कि आपको ये पता चले कि जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 68 बीपीएससी का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो जो लोग 66 70 बीपीएस तक किया गया, क्या ये क्वेश्चन नहीं बना सकते थे? क्योंकि हमने आपको ये बताया था कल कि किस रीजन से किया था। हमने आपको बताया था कि ये 1937 में आपको ज्वाइन किया था और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं छोड़ रहे थे वो लोग, तो उनके लिए इन्होंने रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए इन लोगों ने 1938 में रिजाइन कर दिया था। 1937 में तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाए थे।
इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको रिलीज करो। नहीं किया तो 15 फरवरी, डेट भी याद रखिए, 15 फरवरी 1938 को इन्होंने वायसराय पे प्रेशर हो इसलिए रिलीज कर दिया। ठीक है, और जब रिलीज किया तो इनकी डिमांड को मानी गई और बहुत सारे प्रिजनर को छोड़ दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये आपको पूरी डिटेल्स में मैंने दे दी हुई है, कौन कौन सा नेम था ये सब। अगला है कि बिहार का कौन पर्सन है जो चंपारण सत्याग्रह के समय में गांधी जी के लाइफ को बचाया था। ठीक है, अब हुआ क्या था कि चंपारण में गांधी जी गए थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ऑफिशियल के बीच में दोनों लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था तो ये गए थे। अब इसको तो स्टॉप कर, अब गांधी जी गए थे तो गांधी जी को स्टॉप करना, क्योंकि वो पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को था कि कैसे भी इसको हम लोग स्टॉप करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये प्लांटेशन मैनेजर को बोला कि भैया इनको कुछ मतलब खिला दो। तो उन्होंने, प्लांटेशन मैनेजर जो था वो गांधी जी को डिनर पे बुलाते हैं, तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है। अब गांधी को ये बात पता नहीं था। ठीक है, और ये प्लांटेशन मैनेजर कौन था, कभी नाम पूछेगा तो याद रखना, एरविन वहाँ का प्लांटेशन, इंडिगो प्लांट जो होता था, प्लांटेशन मैनेजर था। तो उसने गांधी जी को बुलाया, तो गांधी जी ने चलो ठीक है बात करेंगे, तो डिनर के लिए बुलाया। और गांधी को पता भी नहीं था कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैनेजर था इसका एक कुक हुआ करता था, उसका नाम था बत्तख मियाँ, खाना बनाता था। ठीक है, तो ये जो कुक था उसको वो मैनेजर बोलता है कि आप गांधी जी को दूध में जहर मिला के दे दो, और अगर आप ये ऐसा करोगे तो हम आपको बेनिफिट कुछ कुछ देंगे। ठीक है ना। अब ये बत्तख मियाँ देखा कि अरे तो बड़ा दिक्कत है। ठीक है, अब ये गांधी जी को देते हैं, देने से पहले मतलब कि दूध उसको देते पीने के लिए, पॉइजन दूध, उससे पहले वो बता दिया सब कुछ कि भाई देखो ऐसे ऐसे पॉइजन है। ठीक है ना, और एकदम आंसुओं में एकदम हो गया कि देखो ऐसा हुआ, तो गांधी जी वहाँ से भाग गए। तो सेव लाइफ किसने किया, बत्तख मियाँ ने। तो ये कहानी आपको याद रखना है कि एरविन प्लांट मैनेजर था, उसका कुक था बत्तख मियाँ। ये आपको गांधी जी को जाके बता देता है कि कैसी प्लानिंग चल रही है। सो बत्तख मियाँ इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में कल्टीवेटर्स को, अब ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है, कल्टीवेटर्स बिहार में कल्टीवेटर्स को कौन ऑर्गेनाइज किया था, लीड किया था, तो ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, स्वामी विद्यानंद ने। मेरी बात समझिए, एक लगभग बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, एक आध क्वेश्चन सिर्फ जो है सो आपको नए आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला हुआ। पूछा है कि 1940 में पटना विमेंस कॉलेज के फाउंड किसके द्वारा किया गया था, किस सोसाइटीज के द्वारा। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं। तो ये पटना पहला क्वेश्चन हो गया, पटना विमेंस कॉलेज कब फॉर्म हुआ था, 1940 में। अब किस सोसाइटी के द्वारा किया गया था, तो सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, बाइसप थे एक बीजी सुबेलियन करके, ठीक है, और मदर थी जोसेफिन। ठीक है ना, जो एपोस्टोलिक कार्मेल के हेड होते थे। तो इनके जो ये दोनों, ये सब मिलकर के पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी हम लोग आपने नहीं पढ़ा होगा उसमें पहले, है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार्स इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन बंगाल। कौन पर्सन था जो हुमायूं को ये कहा था कि अगर बंगाल पे अधिकार तुम हमको रखने दोगे तो हम आपको बिहार दे देंगे और ऊपर से हर साल 10 लाख रुपए, 10 लाख दिनार भी देंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो हुमायूं और शेर खान में संधि हुई थी, हुमायूं और शेर खान में ट्रीटी हुई थी। ठीक है ना, कि आप जो बनारस के ईस्ट में जितना जगह है वहां पे आपका होगा। ठीक है, और इसमें शेर खान से ट्रीटी हुई थी कि बनारस के ईस्ट में आपका फुल कंट्रोल होगा और हम मुगल के एकदम लॉयल रहेंगे। अब शेर खान जो है सो बिहार में एकदम पूरा फेमस हो गए, बिहार का पूरा कंट्रोल इनमें हो गया। अब हुमायूं को ऐसा लगा कि भाई शेर खान के खिलाफ तो अब हमको लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो शेर खान को बाद में कैप्चर कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया
और बाद में इसको जो है सो पूरा गौर वौर सबको गौर जो कैपिटल हुआ करता था उसको भी कैप्चर कर दिया गया था। ठीक है, तो किसने? शेर खान ने। तो अब क्या हुआ ना कि जब ये गौर पे विक्ट्री हो गया तो शेर खान एक ऑफर दिया हुमायूं के कि हम बिहार तुमको दे देंगे और 10 लाख दिनार भी देंगे, लेकिन बंगाल हमको दे दो। हुमायूं ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, शेर खान जो है, पहले तो शेर खान का था कि हम ठीक है मुगल के लॉयल रहेंगे, बट धीरे धीरे शेर खान क्या किया था, अपना पोजीशन इतना स्ट्रांग कर लिया था कि पूरा रोहतास फोर्ट वगैरह सब बंगाल इन्वेड कर लिया था। गौर जो वहाँ का कैपिटल था उसको जो है सो कैप्चर कर लिया था। तो ये सब जब जीत गया तो हुमायूं को बोला कि ठीक है देखो अब तो हम जीत गए, ठीक है हम तुमको बिहार दे देते हैं, लेकिन बिहार देंगे तो, और बिहार भी देंगे और हर साल 10 लाख दिनार भी देंगे, लेकिन बंगाल तुम हमको रखने दो। हुमायूं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो लड़ाई हो जाती है बैटल ऑफ चौसा। कब होती है बैटल ऑफ चौसा? 1539 इसमें चौसा की युद्ध होती है, वहाँ पे शेर खान हार जाता है। ठीक है, और हुमायूं को अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेरशाह। शेर खान जो है सो हुमायूं को हरा देता है और शेर खान से शेर शाह का टाइटल उसको मिल जाता है। इसमें बैटल ऑफ चौसा, जो चौसा कहाँ है जगह? बक्सर में। वहाँ पे शेर शाह क्या करता है, हुमायूं को हरा देता है, और जब हुमायूं को हरा देता है तो उसका टाइटल होता है शेर शाह। अगर ये बात मान गया होता हुमायूं तो लड़ाई ही नहीं होती बैटल ऑफ चौसा। नहीं माना तो लड़ाई हुई, लड़ाई में हार गया हुमायूं। ठीक है, और उसी समय से शेर खान को टाइटल मिला शेर शाह को। होप आपको ये समझ में आई होगी, पूरी कहानी मैंने इसमें भी लिखी हुई है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश किया है? हमने किया था, पढ़ा था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है सो कहाँ है, तो हमने पढ़ा था कि भागलपुर में है और धर्मपाल ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, ये धर्मपाल जो थे पाल शासक थे। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जो 750 AD में आपको गोपाल ने इसको फाइंड किया था। और गोपाल माना जाता है कि नालंदा के बाद एक नालंदा जो विश्वविद्यालय बना था कुमारगुप्त के समय में, उसके बाद उदांतपुरी जगह पे आपको मॉनेस्ट्री बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिर से क्वेश्चन पूछा कि पहला गवर्नर ऑफ बिहार, क्या पूछा? गवर्नर ऑफ बिहार जेम्स डेविड शिफ्टन, ठीक है, सर ह्यूग डॉ, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या है आंसर? शिफ्टन जी। हमने बताया था तो आपको कि पहला जो गवर्नर थे वो थे आपको जेम्स शिफ्टन, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो स्टुअर्ट वैली थे। तो आपसे गवर्नर पूछा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं पूछा है, 1912 वाला नहीं पूछा है आपसे, कौन 1936 वाला पूछा है। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलता तो जयराम दास दौलत राम, अगर पूछते पहला इंडियन तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा बोलते। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो क्या रिपीट किया? नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ये किताब है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, किसने लिखा है? जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, मोरदन। तो ये किताब लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, याद रखना है इसको, ये किताब है। अब बिहार की सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, पादरी की हवेली और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैनसन और पादरे या पादरी की हवेली जो है वो आपको ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार है, ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। जब रोमन कैथोलिक बिहार आए थे तो वहाँ पे 1713 ईस्वी में एक चर्च बनाए थे जिसको हम लोग पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभी लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, मतलब जो डेथ कर गए हैं, जिसको हम लोग अशोक कुमार के नाम से भी जानते हैं, वो बिहार के किस जगह पे उनका जन्म हुआ था? तो अशोक कुमार जो एक्टर हैं उनका ओरिजिनल नेम थे कुमुदलाल गांगुली, और ये आपको भागलपुर के थे। कहाँ के? भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर से ये आपको बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। इनकी माता जी का नाम गौरी देवी था और फादर का नाम कुंजीलाल गांगुली थे। ठीक है, इनको दादा मोनी भी बोलते हैं।
ये बहुत सारी फिल्म में काम किया, जैसे बंधन हो गया, किस्मत हो गया, अच्युत कन्या हो गया, ठीक है ना। और 1988 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था और 1999 में इनको पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ के एरिया को क्या बोलते थे पुराने समय में? तक्षशिला बोलते थे, चोल बोलते थे, अनर्त बोलते थे, या मोर देन वन ऑफ द एबव? गंगा के साउथ के एरिया को चोला क्यों बोलेंगे? गंगा के साउथ के एरिया को चोला क्यों बोलेंगे? ठीक है, बहुत ज़्यादा उधर हो जाएगा, ठीक है। अब तक्षशिला कहाँ हो गया? तक्षशिला तो गंधार में हो गया, गंधार का कैपिटल सिटी हुआ करता था, ठीक है। तो ये इंडस रिवर के जो भारत है, ठीक है, यहाँ इधर तक्षशिला होते थे, तो इस साउथ में तो होगा ही नहीं, तो तक्षशिला तो ऐसे ही आंसर हो गया गलत। अनार्थ क्या है? अनर्थ क्या है? कि गुजरात का जो एरिया है, गुजरात का एरिया तो वेस्ट में हो जाएगा बिहार के, तो साउथ ऑफ गंगा में तो आएगा ही नहीं, साउथ ऑफ गंगा तो नीचे की तरफ होगा ना। और साउथ ऑफ गंगा का जो एरिया था उसको हम लोग एंशिएंट टाइम में बोलते थे मगध। क्या बोलते थे? मगध, ना कि चोला या अनर्थ। अनर्थ तो गुजरात वाली एरिया, तक्षशिला जो है सो आपको गंधार वाला रीजन में हो गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, तो दैट इज द, ये आंसर होगा मगध, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ये है आपको दरभंगा में। अब दरभंगा में देखिए 4 ऑप्शन दे दिया, दिलवरपुर, जमालपुर और कदीराबाद। तो ये जो बनाया गया है वो कदीराबाद दरभंगा में 2 मेगावाट कैपेसिटी का फ्लोटिंग आपको सोलर प्लांट ओपन हुआ है। ये आपको बनाया किसने है? ब्रेडा ने। ब्रेडा क्या हो गया? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज़ इंक्रीज वेरी रैपिडली इन द लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बिहार में 2011 सेंसस के अनुसार से कितना % अर्बनाइजेशन था, ठीक है। विच हैज़ इंक्रीज, अभी कितना है? तो 2011 का अगर आपको कम से कम याद होगा, बाकी मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता हूँ अभी वाला आपको याद होगा, बट 2011 होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो 2011 में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था 11.3%, तो वो एक ही ऑप्शन है 11.3, अभी 15.3% हो गया है। मतलब अब तो 17% के आसपास हो गया है, अराउंड 70% करेंट में है, बट आपका क्वेश्चन इसी से बन जा रहा था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार पर कोप्पन क्लासिफिकेशन के अनुसार से बिहार और उत्तर प्रदेश कौन से टाइप का क्लाइमेटिक रीजन रखता है? कौन सा कोप्पन जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश किस में आता है? ये क्वेश्चन है। नाउ ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पिछली बार भी किया था, ठीक है। तो ये है CWG, कोप्पन ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके अनुसार से बिहार, और ये आपको मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर। ये भी क्वेश्चन हमने इससे पहले पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा स्टेट है जो आपको बिहार के ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो देखो नेपाल के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट है? 7 है, जिस पे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब लोग उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ कितना है, झारखंड के साथ कितना है, और वेस्ट बंगाल के साथ कितना है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सो बाउंड्री बनाते हैं। नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच 8 डिस्ट्रिक्ट, और बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट। इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आंसर तो ये मोर देन वन ऑफ द एबव होगा ही। बट ये आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ बिहार का कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं? 7, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के साथ 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। सो यू कैन सी द मैप। नेपाल वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश में 8 और झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल के साथ तो यही 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर से मिर्जा चौकी जब जाते हो, ठीक है।
तो लास्ट रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है? भागलपुर से जब मिर्जा चौकी जाते हो तो लास्ट रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ है? ये है अम्मपाली रेलवे स्टेशन। कौन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ठीक है, मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन जो है वो आपको मालदा रेलवे डिवीजन में आता है, ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, ये आपको साहेबगंज झारखंड। तो भागलपुर से जब झारखंड मतलब बिहार से झारखंड जाते हैं तो लास्ट जो स्टेशन है वो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन है। ये तो क्वेश्चन पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोहतास में सबसे ज़्यादा, बिहार के रोहतास में सबसे ज़्यादा पाइराइट्स पाया जाता है, पहला तो ये बोल रहा है। दूसरा है कि लाइम स्टोन जो है सो कैमूर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है। कैमूर तो आपको याद होगा। ठीक है, तीसरा है कि गोल्ड डिपॉजिट जमुई में पाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है कि बिहार में गोल्ड डिपॉजिट जो है वो जमुई में है। ठीक है, अब देश में जितना पाइराइट होता है उसमें बिहार 95% पाइराइट बिहार के पास में है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, नो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, स्टील वगैरह में होता है। ये सबसे ज़्यादा प्राइमरीली जो पाए जाते हैं बिहार में वो कहाँ है? रोहतास। ये भी सही है सर, 1 और 3 सही है। अब लाइमस्टोन कैमूर में हम लोग कितनी बार डिस्कस किए हैं कि कैमूर में पाए जाते हैं और मुंगेर में और इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये तीनों जगह है, तो ये तीनों के तीनों सही हो गए। 1 2 3 ऑप्शन है नहीं, इसके मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, कोई भी आंसर नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है चीज़ें? मैं क्या बता रहा हूँ कि रोहतास इंडिया में सबसे ज़्यादा पायरेट कहाँ पाया जाता है? बिहार में। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? रोहतास में। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? कैमूर, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और मुंगेर और रोहतास में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। गोल्ड डिपॉजिट जमुई हमको पता ही है। सो 1 2 3 सारे सही हैं, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है ना। अगला है कि फल्गु नदी जो है वो कौन से नदी के कन्फ्लुएंस से फॉर्म्ड हुआ है? लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहना नदी, मोहना और लीलाजन नदी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। फल्गु जो है वो आपको 3 नदी से बना हुआ है। एक है लीलाजन। अच्छा, लीलाजन जो है ना, इसको आपने जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है किस नदी के किनारे? बोध गया में पीपल के पेड़ के पीछे नीचे निरंजन नदी या नीलांजन नदी, नीलांजन। तो निरंजन, नीलांजन या लीलाजन ये एक ही नदी है। ठीक है, तो नीलांजन और मोहना, नीलांजन और मोहना रिवर के कन्फ्लुएंस पे फल्गु रिवर है। कभी कभी आप ये देखेंगे कि फल्गु को निरंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में टी गार्डन स्टेब्लिश किया जाए, पहली बार टी गार्डन स्टेब्लिश किया गया है कौन से प्लेस पे? अब बिहार में टी गार्डन कहाँ हो सकता है? बंगाल से जो लगा जगह होगा। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो होगा वही होगा ना। तो जैसे दार्जिलिंग में है, जैसे असम में है, तो दार्जिलिंग का जो क्लाइमेट होगा, असम का जो क्लाइमेट होगा, वैसा जहाँ क्लाइमेट होगा वहीं पे होगा। सो दैट कहाँ पे होगा? किशनगंज की तरफ में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में एक जगह है ठाकुरगंज। ये पूरा स्पेसिफिक पूछ दिया। ठीक है, सुपौल में तो होगा नहीं। ठीक है, सो ठाकुरगंज एक जगह है, वहाँ पे जो है सो आपको टी गार्डन स्टैब्लिश किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 तक आपको असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुआ था। अच्छा, आपको देखो, हो सकता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं याद हो, लेकिन ये जरूर याद होगा कि डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन 2001 से 2011 में 10 साल में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो था मधेपुरा। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 31.12। तो ये तो पता है कि बढ़ते क्रम में है तो सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में होगा, तो मधेपुरा तो इसका आंसर होगा, मधेपुरा होगा। अब बाकी ऑप्शन में सिवान है, तो आंसर तो हम सीधे आंख बंद करके इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, वैसे किशनगंज में 30% है और इसमें 22% है। ठीक है, मतलब एक भी अगर आप जानते हो तब भी आंसर, ऐसा नहीं कि तीनों स्टेट का आपको बंद करना है। अच्छा,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बिहार में किस तरह की फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करेगी? अनाज आधारित, दाल उद्योग, शुगर केन या मोर देन। तो ज़्यादातर वहाँ जो होता है वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स होता है, बेवरेज, टोबैको प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, ठीक है ना। बिहार में जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है? सेरेल्स। सबसे ज़्यादा अनाज उपजती है तो अनाज आधारित उद्योग कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें भी होती है, टेक्सटाइल, लेदर, बट सबसे ज़्यादा जो होती है फूड प्रोडक्ट्स मतलब सेरल वेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार इकोनॉमी के लिए इसमें कौन सा सही नहीं है? सही है। बिहार का ग्रोथ रेट सबसे कम है। पहला क्वेश्चन है बिहार का ग्रोथ रेट सबसे कम है। दूसरा है बिहार ज़्यादातर प्राइमरी गुड को प्रोड्यूस करता है। ये बिल्कुल सही है, बिहार ज़्यादातर प्राइमरी गुड्स को करता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, है ना। दूसरा है द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैगनेंट। बिहार की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्थिर है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार का जो मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में आपको कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो उसको हम स्टैगनेंट इकोनॉमी ही बोलेंगे। और बिहार का ग्रोथ रेट इंडिया में लोएस्ट है। जीडीपी जो है, देखो जीडीपी जो है सो आपको पर कैपिटा जीडीपी जो है सो बिहार की सबसे कम है। ग्रोथ तो हम तो दिखाते हैं कि इंडिया के जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा में बिहार बढ़ रहा है ना। अभी भी आप देखोगे जाकर के 14.9 13.9% से बढ़ रही है जीडीपी। बिहार का ग्रोथ मतलब इंडिया के जितनी परसेंटेज से ग्रोथ बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा बिहार का दिखाता है, ठीक है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज द आंसर। दोनों सही है तो उस पर आंसर हो जाएगा। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा जो है तो सबसे कम है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज कहाँ है। अच्छा, टैक्स इंडस्ट्रीज क्या होगा? जहाँ से ज़्यादा पैसे वैसे आए, टैक्स वैक्स आए, यही मान लेंगे ना। दरभंगा में है, पूर्णिया में है, किशनगंज में है, ठीक है। देखो अब इसमें ना मोर देन वन ऑफ द एबव भी होगा। इसमें एक्चुअली पूरा क्लैरिटी कुछ दिया नहीं है इसमें टैक्स इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है, तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया। अब हम लोग को क्या जानना है इसमें कि दरभंगा में क्या है, पूर्णिया, अब 3 डिस्ट्रिक्ट हमको दिया है। ये टैक्स इंडस्ट्री जो पूछा है मतलब इस क्वेश्चन का तो यही है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे आता है। पूरी क्लैरिटी नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने हटा दिया। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि दरभंगा में क्या क्या चीज़ें हैं, पूर्णिया में क्या क्या चीज़ें, किशनगंज में क्या है। जैसे किशनगंज में जो मेनली है टी है, जूट वाली है, ठीक है, लकड़ी है, वहाँ पे प्लाईवुड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी एग्रो वेस्ट तो सब जगह है। दरभंगा में क्या है? दरभंगा में मखाना है मेनली, ठीक है, क्या है, और रिपेयरिंग सर्विस तो सब जगह है, रिपेयरिंग सर्विस तो सब जगह है ना। तो ये याद रखेंगे। कॉटन वगैरह, धोती वगैरह यहाँ पे ये भी है इसमें, ठीक है। तो मेन जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। और बाय डूइंग दिस हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर किए हैं। उसमें बिहार स्पेशल के आपको जो 68th बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हमने कर लिया है। होप आपको बेनिफिट मिली होगी। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट डन। जब तक कोई भी काम नहीं हो जाता है तब तक वो असंभव ही लगता है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia, वहाँ पे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, या वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं फॉर कोई भी अपडेट्स के लिए। सो अगेन थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग 69th बीपीएससी के आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और 17th बीपीएससी का पेपर करेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।